जिन्होंने इस देश को ही नहीं दुनिया को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश दिया। इसके पश्चात तथागत गौतम बुद्ध के 4 सूत्री कार्यक्रम पर इस देश में शासन स्थापित हो सकती है, ऐसी सोच रखने वाली राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहब, उनके पश्चात इनका आंदोलन, इनकी लोकतंत्र की बीजारोपण से जो राजा निर्माण हुआ और उस राजा ने महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर लोकतंत्र का बीज खुद रोया। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई लोधी और तमाम वो महानायिकाएं जिन्होंने इस देश के बहुजन समाज को मान सम्मान मिले, इसके लिए काम किया। इस देश के 85% बहुजन समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार देने वाले राष्ट्रपिता, सामाजिक क्रांति के पितामह राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब, उनकी पत्नी माता सावित्री, उसी प्रकार इसी मानवतावाद के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, इस देश को भारत का संविधान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इन तमाम महापुरुषों का, जो इस देश के अंदर 108 महापुरुष हुए, इन तमाम महापुरुषों का आंदोलन घर घर तक पहुंचाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब, तमाम महापुरुषों को मैं अभिवादन करती हूं और आप तमाम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर इनके 131वीं जयंती की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ। साथियों, आज यह जो कार्यक्रम है, कोरोना संक्रमण के 2 साल के अंतराल के बाद आज हम फिर से अपने सार्वजनिक और सामाजिक जीवन में जी रहे हैं। पहली बार 2 साल के बाद आज हम एकत्रित हो पाए हैं और इस अंतराल में मेरा भी काफ़ी सारा जो समय है वो अपने घर गृहस्थी में चला गया और मिशन से हमें लगा कि मैं मिशन से बड़ा दूर हो गई। सामाजिक जीवन से लगा कि हमारा जो नाता है वो थोड़ा कम सा हो गया, लेकिन जब यहाँ आए और जब हमने देखा तो हमें लगा नहीं, हम अपने सामाजिक जीवन में अभी भी जीवंत हैं। हम अपने सामाजिक कार्य को हम अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस देश के अंदर जिस व्यवस्था की हम बात करने जा रहे हैं, आज बाबा साहब की जयंती के मौके पर हम आपको वापस फिर इतिहास के दौर में लेकर जाना चाहते हैं। आपको लग रहा होगा ये जो इतिहास बताते हैं, ये जो मिशन मूवमेंट के लोग आपके पास आते हैं, ये जो मिशन मूवमेंट बताते हैं, ये बार बार वही बताते हैं, ये बार बार वही इतिहास बताते हैं, बार बार वही रिपीटेशन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो इतिहास बताना और इतिहास का रिपीटेशन होना ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि इतिहास तो बार बार बदलेगा नहीं। भाई तथागत गौतम बुद्ध 2500 साल पहले पैदा हुए, अब वो अगर वो इतिहास कैसे बदलेगा? जब उसे 500 साल के बाद पढ़ा जाएगा तो कहा जाएगा 3000 साल के बाद पैदा हुआ। तो ये इतिहास कभी बदलता नहीं है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जो कौम, जो लोग, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वो कौम, वो समाज, वो लोग अपना इतिहास नहीं बना सकते। और इसीलिए इतिहास के पन्ने पलटना बड़ा जरूरी होता है। जब स्कूली जीवन में हमारे बच्चे जाते हैं, जब हम स्कूली जीवन में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको इतिहास बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। क्यों ना लगे? क्यों ना बोरिंग सब्जेक्ट लगे? क्योंकि जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है वो झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है, बनावटी इतिहास पढ़ाया जाता है। जब हमारी कौम का इतिहास हमको पढ़ाया जाएगा, जब हमारी कौम की इतिहास हमको बताया जाएगा, तब हमें लगेगा, तब हमारे अंदर एक जागृति निर्माण होगी, एक सोच निर्माण होगी, एक प्रेरणा हमको मिलेगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जो कौम, जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास निर्माण नहीं कर सकते। और अगर उनको इतिहास निर्माण करना है तो उनको अपना इतिहास पढ़ना होगा। इतिहास पढ़ के क्या होता है? इतिहास पढ़ के आपको प्रेरणा मिलती है, लड़ने की ताकत मिलती है। आपको यह समझ में आता है कि वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है, वर्तमान में जो लड़ाइयाँ चल रही है, वो किस प्रकार बदल गई है, वो किस प्रकार आपके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसीलिए इतिहास पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटते हो तो आपको कभी आप अपने आप को राजा महाराजाओं में देखोगे। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटते हो तो आप अपने आप को उस समाज, उस कौम में देखोगे जिन्हें खाने पीने की सुध नहीं, जिन्हें चलने फिरने का मौका नहीं, जिन्हें थूकने का मौका नहीं। ऐसा डबल इतिहास हमारा है, दोहरा इतिहास हमारा है। एक इतिहास हमारा गुलामी का है, एक इतिहास हमारा शासक बनने का है।
दो इतिहास हमारे आते हैं और दोनों इतिहास से हमें प्रेरणा लेनी पड़ती है। एक इतिहास से हमें प्रेरणा लेना पड़ता है गुलामी कैसे खत्म हो, और दूसरे इतिहास से हमें प्रेरणा लेना पड़ता है कि हम शासक कैसे बनेंगे। और इसीलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है। जब कभी जंगल में कोई अगर जानवर मरा पड़ा होता था, आज से हम इतिहास की बात कर रहे हैं, तो आज से जब 3000-4000 साल पहले अगर जंगल में कभी ढोर मरा पड़ा होता था, जानवर मरा पड़ा होता था, तो हमारे कौम के लोग पहले ढूंढते थे कांटा, और एक हाथ में ढूंढते थे टोकरी। एक हाथ में कांटा, एक हाथ में टोकरी। कांटा समझते हैं कि नहीं समझते? कांटा समझते हैं कि नहीं समझता? खटिक के पास होता है, एक हाथ में कांटा, एक हाथ में टोकरी लेकर पहले जंगल की तरफ भागते थे। क्यों? क्योंकि जानवर मरा पड़ा है। हमारे लोग एक ही नहीं, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले से, इस टोली से हमारे लोग टोकरी लेकर उस जंगल की तरफ दौड़ते थे। जब वो भाग दौड़ करके कैसे भी जंगल पहुंचते और जब वहां पहुंचकर देखते तो आलम क्या है, जो जानवर है मरा पड़ा है, और जानवर को तीरते हुए कौन है? कुत्ते जानवर का मांस तीर रहे हैं, छीन रहे हैं, खा रहे हैं। और ऐसे में जब हमारी कौम के लोग, हमारे नस्ल के लोग, हमारे जाति के लोग, हमारे खून के लोग जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुत्ते जानवर को पहले ही मुंह लगा चुके हैं। लेकिन फिर भी हमारे लोग क्या करते हैं? हमारे जाति के, हमारे नस्ल के, हमारे खून के लोग क्या करते हैं? उस कुत्ते को पहले भगाते हैं, कुत्ते को भगाते हैं, कुत्ते की तरफ आंखें निकाल के देखते हैं। जब कुत्ते को भगाने जाते हैं तो कुत्ता भी भौंकता है, जब कुत्ते को आंखें दिखाते हैं तो कुत्ता भी आंखें दिखाता है। कुत्ता भी तुमको पूछता नहीं था, तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी कि कुत्ता तुमको नहीं पूछता था। आज जो तुम्हारी औकात बनी है ये बाबा साहब की वजह से बनी है। आज जो तुम्हारी औकात बनी है, ये जो 109 महापुरुष देश के अंदर हुए, अपने घर बार को छोड़कर, अपनी जिंदगी को छोड़कर, अपने घर परिवार की खुशियों को बिखेर कर आपके लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाया, वो उन्होंने आपकी औकात बनाई। ये हमारा इतिहास है, ये हमारी जड़ें हैं। इस जड़ों में हमको इस जड़ों से हमको अपने आप को याद करना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज हमारे बदन पर अच्छे कपड़े आए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज हम इंसान बन पाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जो कुत्ता हमको नहीं पूछता था, आज उस कुत्ते को पालने की औकात हमारी बन गई है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के मौके पर इस प्रकार मैं आपको अपमानित नहीं करना चाहती आपका इतिहास याद दिलाकर, बल्कि मैं आपके अंदर वो बात याद दिलाना चाहती हूँ कि जो एहसान हमारे बाबा साहब के हैं, उन एहसानों को हमको याद रखना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि धन्य है वो लोग, धन्य है वो लोग, धन्य है वो कौम जो कौम अपने समाज के लिए, उस समाज के लिए जो दास्तां में जिंदगी जी रहे हैं, जो गुलामी में जिंदगी जी रहे हैं, उन लोगों के लिए अपने बुद्धि लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपना समय देते हैं, ऐसा कहते हैं। इसके आगे बाबा साहब ये भी कहते हैं कि धन्य है वो लोग जो इस दास्तां से मुक्ति के लिए, इस गुलामी को खत्म करने के लिए धन, बुद्धि और हुनर देते ही रहे, लेकिन इसके साथ साथ हृदय विदारक अपमानों को झेलते हैं और ये संकटों को सहते हैं। और इस देश के अंदर जो अपमान होता है, मान सम्मान की परवाह नहीं करते, ऐसे लोगों को बाबा साहब कहते हैं कि धन्य है। तो साथियों, बाबा साहब ने एहसान तो किया, लेकिन एक जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर छोड़ दी। कहा कि आपको दास्तां से मुक्ति मिली, लेकिन जिनको दास्तां से मुक्ति नहीं मिली, जिनको गुलामी से मुक्ति नहीं मिली, उनकी गुलामी की मुक्ति के लिए आपको काम करना होगा। आपको मान अपमान की परवाह नहीं करना होगा, आपको मान सम्मान की परवाह नहीं करना होगा, आपको हृदय विदारक झंझावत अपमानों की और परेशानियों का सामना करते हुए आपको यह काम करना होगा। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको पता था कि मेरे एक काम के बाद ये जो हजारों सालों की गुलामी है, जो वर्ण व्यवस्था ने इस देश के 85% बहुजन समाज पर लादी है, जो थोपी है, वो ऐसे ही खत्म नहीं होगी। कुछ लोगों की खत्म होगी, कुछ लोग और भी गुलामी में रहेंगे। उस मनुवादी व्यवस्था ने क्या बताया
मनुवादी व्यवस्था ने बताया भैया तुमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। मनुवादी व्यवस्था ने बताया तुम धन संचय नहीं कर सकते। मनुवादी व्यवस्था ने बताया कि तुम शस्त्र धारण नहीं कर सकते, तुम राजपाट नहीं कर सकते। मनुवादी व्यवस्था ने बताया तुम सिर्फ बेड बिगारी कर सकते हो। इस देश के शेड्यूल कास्ट को बता रही हूँ, अरे ओबीसी तो कम से कम शेड्यूल कास्ट से अच्छे ही थे। मनु की व्यवस्था ने इस देश के ओबीसी को कम से कम छूने का अधिकार दिया, कम से कम सिर्फ छूने का अधिकार दिया, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोगों को बेड बिगारी दी। बेड बिगारी क्या होती है? तमाम अगर आपको आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा या आपको भी शायद मालूम होगा कि बेड बिगारी क्या होती है। बेड बिगारी वो होती है कि काम कर लेना लेकिन उसका कोई बदला नहीं मिलता, उसका कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। ऐसी बेड बिगारी। कैसा काम करते थे शेड्यूल कास्ट के लोग? हम सुनते हैं गंदा काम करते थे, मैला उठाते थे, गंदगी साफ करते थे। इसके अलावा भी हमारे लोग क्या करते थे? सवर्णों के अगर घर बनते तो मिट्टी को भिगोने के लिए शेड्यूल कास्ट का इस्तेमाल होता। मिट्टी को भिगोने के लिए अगर सवर्णों के घर में तोता पाला जाता, सवर्णों के घर में मैना पाली जाती, उसको जागने का काम कौन करता? शेड्यूल कास्ट के लोग करते। अगर सवर्णों के घर में बच्चा संडास कर ले तो साफ करने के लिए कौन जाएगा? शेड्यूल कास्ट के लोग जाएंगे। अगर सवर्णों के घर में मैयत हो गई तो वो खबर पहुंचाने के लिए कौन जाएगा? शेड्यूल कास्ट जाएगा। लेकिन इसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलेगा, ना ही रुकी सूखी मिलेगी, ना ही झूठी मिलेगी, ना ही उसके बदले में कुछ और पैसा मिलेगा। तो साथियों, ये बेड बिगारी करने वाले कौन से हम आते हैं? हम बेड बिगारी वाले कौन से आते हैं? इस बेड बिगारी की व्यवस्था, इस मनुवाद की व्यवस्था, तुम्हारे हक अधिकार को छीनने वाली व्यवस्था, तुम्हारे ज्ञान का अधिकार नहीं देने वाली व्यवस्था पर सबसे पहला वार किसने ने किया? तो तथागत बुद्धा ने 2500 साल पहले किया। 2500 साल पहले बुद्धा ने बताया इस देश के अंदर बोले विषमता है, इस देश के अंदर असमानता है। तो बुद्धा ने बताया समानता स्टैब्लिश करनी होगी, समानता को स्थापित करना होगा समाज के अंदर, समाज की रचना बदलनी होगी। ये बुद्धा ने बताया। हम जब बुद्धा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें बुद्धा के बारे में इतना ही बताया जाता है कि बुद्धा ने हमें वैयक्तिक जीवन को कैसे सफल बनाना इसका मार्ग बताया। अरे बुद्धा ने वैयक्तिक भी बताया, सामाजिक भी बताया, सार्वजनिक भी बताया। बुद्धा ने बताया इस देश के अंदर समानता स्थापित करनी होगी। क्योंकि इस देश के मनुवादी व्यवस्था ने तुमको क्या बताया कि भाई एक तो ब्राह्मण है, एक तो क्षत्रिय है, एक वैश्य है और फिर शूद्र है और उसके बाद अति शूद्र है जिसको कोई हक अधिकार नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ बुद्धा ने पहले एनालिसिस किया, ऑब्जर्वेशन किया इस व्यवस्था का और वहां से बताया कि भाई यहाँ पर समानता होनी चाहिए, असमानता को खत्म करना होगा। फिर बुद्धा ने दूसरी चीज बताई। पहली चीज बताई उन्होंने 4 वर्ण बताए, बुद्धा ने 4 सूत्र कार्यक्रम बताया। उन्होंने 4 वर्ण की व्यवस्था में गुलामी बताई, बुद्धा ने गुलामी खत्म करने के लिए 4 सूत्री कार्यक्रम बताए। तो पहले बताया समानता स्थापित होनी चाहिए, उधर बताया कि यहाँ पर कोई समान नहीं है, यहाँ पर उच्च नीच है, सबसे ऊपर कौन रहेगा? तो जिसके पास एंटीना है वो ऊपर रहेगा, जिसके पास एंटीना नहीं है वो नीचे रहेंगे, वो शेड्यूल कास्ट में रहेंगे, वो ओबीसी में रहेंगे, वो शेड्यूल ट्राइब में रहेंगे, वो एनटी में रहेंगे। साथियों, फिर बुद्धा ने दूसरी बात बताया, फिर उस व्यवस्था का ऑब्जर्वेशन किया, फिर उस व्यवस्था को समझने की कोशिश की जो व्यवस्था 5000 सालों से देश के अंदर है। फिर बुद्धा ने बताया भाई यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ पर गुलामी की व्यवस्था है। तो बुद्धा ने बताया स्वतंत्रता की व्यवस्था को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, यहाँ पर सबको आजादी देनी पड़ेगी, सोचने की आजादी, समझने की आजादी, जीने की आजादी, बोलने की आजादी। ये बात बुद्धा ने बताई। फिर बुद्धा ने ऑब्जर्वेशन किया, फिर देखा कि भाई इस व्यवस्था के अंदर न्याय नहीं है, अन्याय की व्यवस्था है। ये जो 4 वर्णों की व्यवस्था है ये अन्याय करने वाली व्यवस्था है, यहाँ पर न्याय की कोई जगह नहीं है। न्याय की व्यवस्था कैसी थी? तो मनुवादी व्यवस्था के अनुसार न्याय की व्यवस्था ऐसी थी भाई अगर ब्राह्मण ने कोई गुनाह कर लिया, ब्राह्मण से कोई अगर अपराध हो गया तो उसकी सिर्फ एंटीना काटा जाए। एंटीना समझ में आता है ना? जो चोटी होती है उसको हम एंटीना कहते हैं, क्योंकि अपडेट हो गया। जैसे आपके सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वैसे हमारा
हमारी भी लैंग्वेज जो है वो भी अपडेट हो जाती है। तो अगर ब्राह्मण ने अगर गलती कर लिया, उससे अगर अपराध हो गया तो उसकी सिर्फ चूटी काटी जाएगी। अगर ऐसा ही अपराध, छोटा सा भी अपराध अगर किसी ने शेड्यूल कास्ट ने, किसी शेड्यूल ट्राइब ने, किसी ने ओबीसी ने, बहुजन समाज ने अगर कर लिया तो उसे जान गंवाना पड़ेगा। उसके लिए तो ऐसे ऐसे कानून हैं हमारे महाराष्ट्र के अंदर। अगर मनुस्मृति के बारे में जानना है तो संभाजी महाराज को पढ़ना पड़ता है। मनुस्मृति के अंदर आपके लिए क्या आईपीसी है, क्या पिनल कोड है, अगर वो पढ़ना है, वो समझना है तो संभाजी महाराज की मौत को याद करते हैं। क्योंकि अगर आप सर उठाकर देखते हैं सवर्णों की तरफ, अगर सवर्णों की तरफ आंख उठाकर देखते हैं तो आपकी आंखों में लोहे के सरिया जाएगा। अगर आप संस्कृत बात करते हैं तो आपकी जीभ काटी जाएगी। तो अगर आपने ये सुन लिया तो आपके कानों में गरम शीशा डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो पिनल कोड है वो इस प्रकार था। तो ऐसी व्यवस्था का आकलन बुद्धा ने किया और कहा कि भाई अन्याय है, न्याय की व्यवस्था सबके लिए समान होनी चाहिए। अभी जैसे कहते हैं कि भारत के संविधान के सामने या कानून के सामने हर कोई समान है, ये जो व्यवस्था की बात करते हैं ये बुद्धा की देन है। बुद्धा ने बताया न्याय की स्थापना होनी चाहिए। बुद्धा ने बताया इस देश के अंदर जाति जाति में समाज बटा हुआ है, अलग अलग जाति में समाज बटा हुआ है। सिर्फ जाति में नहीं है तो जाति के बाद उपजातियों में बटा है। इस देश के अंदर कहते हैं अंग्रेज बाहर से यहाँ आए और अंग्रेजों ने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम किया और बांटा। भाई हिंदू मुस्लिम करके उसने बांटा, कितने भागों में बांटा? अगर मान लो अंग्रेजों ने बांटा तो कितने हिस्सों में बांटा? 2 हिस्सों में बांटा। वही 5000 साल पहले आर्य भारत से यहाँ आए और उन्होंने 75,000 उपजातियों में तुमको बांट दिया। 75,000 उपजातियों में बांटने के बाद एक जाति दूसरे जाति से सिर्फ नफरत ही नहीं, घृणा करती है, घृणा, बैठना पसंद नहीं करती। एक जाति दूसरे जाति को रोटी बेटी व्यवहार तो बड़ी दूर की बात है, बैठना पसंद नहीं करती, बात करना पसंद नहीं करती। ऐसी जाति, एक जाति दूसरे जाति के व्यक्ति की छाव भी पड़ जाए तो उसके लिए वो जीवन जो है वो नर्क बन जाता है, पाप हो जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। बुद्धा ने बताया ये जाति जाति में जो भेद है अगर इसे खत्म करना है तो मैत्री करुणा बड़ी जरूरी है। बुद्धा ने इस देश के अंदर भाईचारा की कंसेप्ट लाए, भाईचारा की एक संकल्पना लाए और बताया भाईचारा स्थापित करना होगा। वही बात जो बाबा साहब ने संविधान में बताई, बोले देश के अंदर समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे का भारत हमको तैयार करना है। भाईचारा स्टैब्लिश देश के अंदर करना है। साथियों, जो तत्व बुद्धा ने बताए वो तत्व बाबा साहब ने यहाँ पर स्वीकार किया। ये जो व्यवस्था थी गुलामी की, बुद्धा ने इसका पहले एनालिसिस किया। इसके बाद कई अलग अलग समय पर अलग अलग महापुरुष इस देश के अंदर आए और उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया, आंदोलन चलाए और अपनी तमाम उम्र तमाम जिंदगी उन्होंने लगा दी। इतना ही नहीं, तथागत बुद्धा के इसी आंदोलन की वजह से यहाँ पर 300 सालों के बाद सम्राट अशोक का निर्माण होता है। बाबा साहब रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, क्रांति और प्रतिक्रांति में लिखते हैं कि भाई बुद्धा के ज्ञान से मात्र धार्मिक बदलाव नहीं होते, बुद्धा के ज्ञान से, बुद्धा के धम्म से सिर्फ धार्मिक बदलाव नहीं होते। बाबा साहब लिख रहे हैं, मैं अपनी लाइन नहीं बोल रही, बाबा साहब लिख रहे हैं कि सिर्फ धार्मिक बदलाव नहीं होते। धार्मिक बदलाव कैसे होते हैं? धार्मिक बदलाव ऐसे होते हैं कि भाई हमारे पहनावे में फर्क है, उनके पहनावा जैसे हमारा पहनावा नहीं है। वो लोग अलग कलर का साड़ी पहनता है, हम अलग कलर का साड़ी पहनते हैं। वो लोग काले कलर का मंगलसूत्र पहनते हैं, हम सफेद कलर का पहनते हैं। इतना बदलाव नहीं है, इससे आगे भी बदलाव हुआ। तो बाबा साहब लिखते हैं कि सिर्फ धार्मिक बदलाव नहीं हुआ, सामाजिक बदलाव हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक परिवर्तन हुआ, इस देश के अंदर आर्थिक बदलाव हुआ। फिर बाबा साहब आगे लिखते हैं मात्र धार्मिक नहीं हुआ, सामाजिक भी हुआ, आर्थिक भी हुआ और फिर लिखते हैं राजनीतिक परिवर्तन भी हुआ। तो बाबा साहब लिख रहे हैं कि बुद्धा की वजह से राजनीतिक परिवर्तन हुआ। अब बुद्धा की वजह से राजनीतिक परिवर्तन कैसे हुआ, अगर इसको आप देखना चाहते हो फिर इतिहास के पन्ने पलटो, फिर आपको समझ में आएगा कि बुद्धा के क्रांति से, बुद्धा के आंदोलन से
सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। इसी सम्राट अशोक का भारत जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे पर आधारित जो भारत है, ऐसे भारत की संकल्पना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के माध्यम से करते हैं। ऐसे भारत की संकल्पना आधुनिक भारत के महानायक माननीय कांशीराम साहब कहते हैं। और वो उनका कहना है कि भाई सम्राट अशोक का भारत हमको निर्माण करना है। साथियों, हम सम्राट अशोक के भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं, मानवता को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। आज वर्तमान में आप देखो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले यही मध्य प्रदेश की धरती पर जो खरगोन है, वहाँ जो हिंसा हुई, वहाँ जो सांप्रदायिकता का माहौल तैयार हुआ, वो माहौल बताता है कि यह देश कहाँ जा रहा है, हम किस देश में रहते हैं। जिस देश की संकल्पना, जिस राष्ट्र की संकल्पना बाबा साहब ने की, जिस राष्ट्र की संकल्पना माननीय कांशीराम साहब ने की, जिस भाईचारे की बात बुद्धा ने बताई, जिस भाईचारे की बात हमारा संपूर्ण आंदोलन बताता है, वो भाईचारा आज कहाँ है। आज सवाल अगर आप पूछते हो, इस देश की व्यवस्था से, इस देश के शासक वर्ग से, तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा। आज ये आलम है। बेरोजगारी का आलम आप पूछो तो बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से नौकरियां नहीं लग रही हैं। इस देश के अंदर महंगाई का आलम क्या है? महिलाओं को पूछो कि भैया सिलेंडर कितने का होगा। इस देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है। दूसरी तरफ देखा जाए तो आप जिस रिजर्वेशन को लेकर बड़े इतराते थे, उस रिजर्वेशन की काट यहाँ पर ढूंढ के निकाली कांग्रेस ने, और उसके बाद उसको पूरा करने का काम इस देश की बीजेपी सरकार कर रही है। निजीकरण के नाम पर आपकी नौकरियों को खाया जा रहा है, निजीकरण के नाम पर आपकी भागीदारी को लूटा जा रहा है, निजीकरण के नाम पर आपको लेबर बनाया जा रहा है। ये व्यवस्था इस देश में, भैया संविधान तो कहता है तुम्हारी जितनी बुद्धिमत्ता है उसके हिसाब से तुमको काम मिलना चाहिए। तुम्हारी जितनी बुद्धिमत्ता है, तुम्हारे हिसाब से तुमको उसका मुबदला मिलना चाहिए, उस प्रकार तुमने देश की सेवा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस देश की व्यवस्था अब बदल चुकी है। अब वो इस देश के 85% बहुजन समाज को नौकरियां देने का काम वो नहीं करना चाहते। नौकरियां देने से क्या होता है भाई? नौकरियां देने से क्या होता है? आपकी परिस्थिति सुधारती है। नौकरियां देने से क्या होता है? रहन सहन बदलता है। नौकरी देने से सोच समझ बनती है। नौकरी अगर मिल जाए तो बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है। नौकरी अगर मिल जाए तो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं समझना चाहिए। आप लाचार रहना चाहिए, हमेशा मांगने वाले रहना चाहिए। यही व्यवस्था निर्माण करने के लिए यहाँ पर जोरों शोरों से काम हो रहा है। साथियों, इसके पहले भी गुलामी थी, जिस गुलामी की हमने बेट बिगारी में बात की है। जो बेट बिगारी थी वो गुलामी थी, और उसके बाद उसको खत्म करने के लिए कई महापुरुषों ने काम किया। इस देश को फुले शाहू बाबा साहब ने अपने खून पसीने से सींचा, और आपको आपका रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हर जगह पर आपको आपका रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, आपको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आप मास्टर बनना चाहिए, आप इंजीनियर बनना चाहिए, आप डॉक्टर बनना चाहिए करके वो आंदोलन करते हैं। और आज वो आंदोलन, जब वो आंदोलन की सीमा जो खत्म हो गई, उस आंदोलन की जो बागडोर है वो हमने संभालनी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं संभाली। हमारी नालायकी की वजह से आज हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में आ रहा है। आज हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये जो आंदोलन में काम करना है, ये आंदोलन में काम करने वाले लोग बड़े बेरोजगार किस्म के होते हैं। आपको लग रहा होगा कि हमारे जैसे लोग ये बड़े बेरोजगार किस्म के हैं, इनको तो कुछ काम धंधा ही नहीं है, इनको कुछ काम धंधा नहीं है। और इसीलिए ये मंचों पर आकर बाबा साहब की बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, फुले साहब की बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, शाहू साहब की बड़ी बड़ी बातें बताते हैं और चले जाते हैं। ये बेरोजगारी का काम, ये जो बेट बिगारी का काम आपको लग रहा होगा, लेकिन ये जो बेट बिगारी का काम है हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि आपको ये करना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको थोड़ी सी अकल आ गई तो थोड़ी अकल आप समाज को दे देना, तो समाज का उद्धार हो जाए। वो काम हम आज कर रहे हैं। साथियों, यह जो वक्त है, अब करियर बनाने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, अपने बच्चों का करियर बनाने का सोच रहे हैं, अपने घर परिवार के लोगों का करियर बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन आज अगर देश का वातावरण देखते हो तो आप करियर कहाँ बनाना चाहते हो?
करियर कहाँ बनाना चाहते हो? क्लर्क बनकर करियर बनाना चाहते हो, चपरासी बनकर, बाबू बनकर करियर बनाना चाहते हो। लेकिन आज जरूरत है कि आपको एक सामाजिक मानव बनकर करियर निभाना पड़ेगा। आपको प्रबोधन करने के लिए, आपको प्रबोधन के लिए आपको करियर बनाना पड़ेगा। आपको समाज में काम करने वाला करियर आपको बनाना होगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपको करियर बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर बदलाव चाहते हो, क्योंकि अगर परिवर्तन चाहते हो, आधुनिक गुलामी को अगर आप खत्म करना चाहते हो, तो आपको आपके करियर बाबू चपरासी बनकर नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, मुझे क्लर्कों की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे ईमानदार लोग चाहिए। साथियों, अब हमें अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए ये आने वाले समय में हमें अपना हुनर, अपनी बुद्धि समाज के लिए लगाना पड़ेगा। ऐ मेरे माताओं बहनों, आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि गुलाम माँ तो गुलाम बच्चे पैदा करती है। अगर तुमको अपने बच्चों को गुलाम नहीं देखना है आने वाले 10-20 सालों में, तो आपको अपना समय देना पड़ेगा सामाजिक आंदोलनों के लिए। अगर आप नहीं देते और अगर ये गुलामी बनी रहेगी, अगर इस देश के अंदर संविधान खत्म हो जाता है, इस देश के अंदर अगर मनुस्मृति लागू हो जाती है, तो किसका करियर बर्बाद होगा, किसकी जिंदगी बर्बाद होगी? जिनको आपने लाड़ प्यार से पाला, जिनको आपने लाड़ किया, जिनको आपने अपना बेटा कहा, जिसको आपने अपने बेटे को सोना कहा, जिसने अपने छकुली कहा, जिसको आपने छकुला कहा, उनका करियर खत्म होने वाला है, उनका भविष्य खत्म होने वाला है। और इसलिए आपको समय देना पड़ेगा। अगर भविष्य के अंदर अगर ये देश के अंदर संविधान खत्म हो जाता है, मनुस्मृति अगर लागू हो जाती है, वही कायदे कानून लागू हो जाते हैं, वही पीनल कोड अगर लागू हो जाता है, तो साथियों आपके बच्चे आपको सवाल पूछेंगे। जब संविधान खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चे तुमको सवाल पूछेंगे कि मम्मी पापा, इस देश के अंदर तो बड़ा अच्छा संविधान था, ज्योतिबा फुले ने आंदोलन चलाया, छत्रपति शाहू महाराज ने आंदोलन चलाया और अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर रिप्रेजेंटेशन मांगा, गांधी से लड़ झगड़ कर रिप्रेजेंटेशन मांगा, तिलक से लड़ झगड़ कर रिप्रेजेंटेशन मांगा, कांग्रेस से लड़ झगड़ कर रिप्रेजेंटेशन मांगा, नेहरू से लड़ झगड़ कर रिप्रेजेंटेशन लिया। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे खोए, उसके बाद इस देश के अंदर संविधान मिला और संविधान ने तुमको अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, सोचने का अधिकार दिया। लेकिन अब ये अधिकार हमको क्यों नहीं है मम्मी? जब बेटा पूछेगा, तुमको तो सब अधिकार थे, वोट का अधिकार था, पढ़ने का अधिकार था, लिखने का अधिकार था, बोलने का था, सोचने का था, लेकिन हमको क्यों नहीं है? तब क्या जवाब दोगे? तब अपने आप अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? इस बात को सोच लेना, ये क्या जवाब हमारा होना चाहिए। साथियों, हम दोनों के दोनों, मैं मेरे पति, हम इस सामाजिक आंदोलन में काम करते हैं, क्योंकि हमको भी लगता है कि कल मेरे बच्चे सवाल पूछे कि भाई संविधान खत्म हो गया, तुम क्या कर रहे थे? तो हम क्या बताएंगे? भैया मैं तो अपनी नौकरी कर रही थी, पगार ले रही थी, बाकी पर्दे चमका रही थी, घर में पर्दे लगाओ, सोफे में कवर लगाओ, फर्ची को एक फर्ची खत्म करो, दूसरे में टाइल्स लगाओ, बाथरूम में टाइल्स लगाओ, यहाँ की लाइट लगाओ, ये पर्दे खराब हो गए, फिर साड़ी के ब्लाउज देखो, ये मैचिंग है कि वो मैचिंग है। इस काम में हम नहीं है। हम अपने बच्चों को ये जवाब नहीं देंगे कि हम जब इधर सामाजिक आंदोलन एक तरफ चल रहा था, एक महिला अकेली लड़ रही थी, कई लोग उस आंदोलन में काम कर रहे थे, कई महापुरुषों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, उस आंदोलन में तुमने काम नहीं किया और तुम अपने आप को चमकाने में रह गए। तुम वो कहेगी तुम्हारी फोटो पर मेरी फोटो, मेरे पति की फोटो निकाल कर बाहर फेंक दी, कुछ काम के नहीं। बच्ची कहेगी तुम दोनों कुछ काम के नहीं हो, थूकेंगे हमारे फोटो पर, कहेंगे नलायक मेरे माँ बाप, इन्होंने फुले शाह बाबा साहब के आंदोलन को नहीं समझा, इनके आंदोलन को बचाया नहीं, इनके आंदोलन से जो फल प्राप्ति हुई थी संविधान की, उस संविधान को बचा नहीं पाए। साथियों, ऐसा जवाब मैं नहीं देना चाहती। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब हमको पूछे कि तुम जब आंदोलन इस देश के अंदर चल रहा था, जब मिशन इस देश के अंदर चल रहा था, तो तुम क्या कर रहे थे? तो हम भी छाती ठोक के कहेंगे, हम भी सीना ठोक के कहेंगे, हम भी उस आंदोलन में थे, हम भी लड़ रहे थे, हम भी सरकार के खिलाफ थे, हम भी व्यवस्था के खिलाफ थे, हम मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। हम ये बताना चाहते हैं और इसीलिए आने वाला समय आपके भी बच्चों का रहेगा, वो भी आपको पूछेगा आपने क्या किया, तो आपको भी यही जवाब देना होगा। अगर आप चाहते हो ऐसा जवाब देना, तो साथियों सामाजिक आंदोलन में अपना समय दो।
धार्मिक आंदोलन में अपना समय दो और राजनीतिक आंदोलन में अपना समय दो। लगाओ अपना हुनर, दिखाओ वहां पर कि हम इस आंदोलन के हिस्सा हैं। आपके हिस्से से, आपके समय देने से हो सकता है कार्य पूरा नहीं होगा, लेकिन ऐसे कईयों लोगों की जो बुद्धि है, ऐसे कईयों लोगों की ताकत जो है इस आंदोलन को मिलती रहेगी और ये मिलना बड़ा ही जरूरी है। अगर ये आंदोलन चलता रहा तो इस देश के अंदर प्रेरणा जागृत रहेगी। इस देश के अंदर जो विचारधारा की हम बात करते हैं वो विचारधारा जिंदा रहेगी और इसीलिए आपको यह काम करना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस बेटे का अपना बड़ा लाड़ प्यार करते थे, हम भी अपने बेटे का लाड़ प्यार करते हैं, हम भी अपने बच्चों का लाड़ प्यार करते हैं। बाबा साहब भी अपने बेटे का लाड़ प्यार करते थे। जो राजरत्न जिन्हें वो कहते हैं, उस राजरत्न का बड़ा लाड़ प्यार करते थे। हम तो अपने बेटे को सोना बाबू कहते हैं, हम अपने बच्चे को सोना बाबू कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि ये मेरा शेर है। बाबा साहब राजरत्न को कहते हैं ये मेरा शेर है, ये मेरा राज करने वाला रत्न है। ऐसा वैसा रत्न नहीं है। अपने बेटे को कहते हैं राज करने वाला रत्न है और आने वाले समय में वो इस देश के अंदर राज करने वाला रत्न 85% बहुजन समाज के लोगों के हक अधिकार दिलवाएगा। 85% बहुजन समाज के लिए लड़ेगा और लीडर बनेगा, मार्ग दिखाएगा। साथियों, वो राजरत्न कम उम्र में ही मर जाता है, उसका देहांत हो जाता है। जब उसका देहांत होता है, बाबा साहब फूट फूट कर रोते हैं, इतने जोर जोर से रोते हैं, बाहर आवाज नहीं जाना चाहिए करके अपने मुंह पर तकिया रखते हैं और जोर जोर से फूट फूट कर रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि उन्होंने एक उम्मीद लगाई थी कि भाई मेरे बाद मैं जब चला जाऊंगा तो इस समाज के लिए कोई नेतृत्व रहेगा, इस समाज के लिए एक लड़ने वाला नेता रहेगा, इस समाज के लिए शासक बनेगा जो इनके हक अधिकार इनको लौटाएगा। लेकिन साथियों, बड़े दुख की बात है कि राजरत्न चला जाता है। जब राजरत्न चला जाता है, बाबा साहब को पूछा जाता है कि भैया कफन के लिए पैसे हैं। बाबा साहब नीचे देखते हैं, बाबा साहब के पास कफन के लिए पैसे नहीं, जिनकी वजह से आज हम बदन पे हमारे अच्छे अच्छे कपड़े हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बिना कफन के दफन किया है। माता रमाई अपने साड़ी का पल्लू लपेट के राजरत्न को दफन करती है। साथियों, माता रमाई रोते हुए कहती है, बाबा साहब आप तो कहते थे ये तो राज करने वाला रत्न है, लेकिन ये राजरत्न तो रहा ही नहीं। अब क्या होगा इस समाज का? अब क्या होगा इस समाज का? कौन करेगा इस समाज का नेतृत्व? कौन देगा इनके हक अधिकार? कौन लौटाएगा? कौन लड़ेगा? तो बाबा साहब कहते हैं, रमा आप रो मत, रमा आप चिंता ना करो, मैंने इस देश को ऐसा संविधान दे दिया है जहां पर एक आदमी को एक वोट का अधिकार दिया। एक आदमी को एक वोट का अधिकार, भैया नौकरानी को भी एक वोट का अधिकार, राजा रानी को भी एक वोट का अधिकार, मेसराम की घर की बीवी को भी एक वोट का अधिकार, गढ़पाले की लड़की को भी एक वोट का अधिकार, अंबानी की लड़की को भी एक वोट का अधिकार है, मोदी के बीवी को भी एक वोट का अधिकार। एक वोट का अधिकार मैंने दे दिया है। अब ये एक वोट के अधिकार से ऐसे कई राजरत्न समाज के अंदर पैदा हो जाएंगे, ऐसे कई राजरत्न समाज के अंदर पैदा कर दूंगा। रमा राज करने वाले रत्न हमारे समाज के अंदर एक से एक पैदा होंगे। लेकिन साथियों, बाबा साहब के सपने को, बाबा साहब की चाहत को किसी ने पूरा करने की सोची नहीं, बाबा साहब की चाहत को किसी ने समझी नहीं। बाबा साहब के आंदोलन को हमने सिर्फ और सिर्फ किसमें देखा? हमने बाबा साहब के आंदोलन को झंडों में देखा, बाबा साहब के आंदोलन को फोटो में देखा, बाबा साहब के आंदोलन को हमने कैलेंडर में देखा, बाबा साहब के आंदोलन को हमने राज करने वाले रत्नों में नहीं देखा। और इसीलिए इस देश के अंदर राजस्थान के बाद अगर सबसे ज्यादा जातीय उत्पीड़न कहाँ होता है मालूम है? राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा उत्पीड़न यहाँ होता है मध्य प्रदेश के अंदर। और जो खरगोन की बात मैंने कही है, वहाँ पर आपको लग रहा होगा हमारा क्या लेना देना भैया, लग रहा होगा हमारा क्या लेना देना भैया। खरगोन में तो रामनवमी चल रही थी और जो हुआ वो तो ईद वालों के साथ हुआ, हमारे साथ तो हुआ नहीं। लेकिन माइनॉरिटी जो है, मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी, आपको लग रहा होगा कि वो उनके निशाने पर है। उनका निशाना मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है। एक बहुजन समाज के लोगों, इस धोखे में मत रहना कि उनका निशाना मुस्लिम समाज है। वो जो मुस्लिम बने हैं वो शेड्यूल कास्ट से धर्मांतरित होकर मुस्लिम बने।
वो जो मुस्लिम बने हैं ओबीसी से धर्मांतरित करके मुस्लिम बने हैं, वो जो मुस्लिम बने हैं वो हमारे ही नस्ल के लोग हैं और वो मुस्लिम बने हैं। अगर उनको टारगेट किया जाता है, अगर उनका निशाना मुस्लिम है, तो ये मत समझना कि आप बच जाओगे। इस देश के अंदर आप बचने वाले नहीं हो। इस देश के अंदर मेन टारगेट, मेन निशाना शेड्यूल कास्ट है और ओबीसी है। क्योंकि ओबीसी इस देश के अंदर 50% है, 50% से ज्यादा है, और दूसरा जो है शेड्यूल कास्ट है। यहाँ पर आपको टारगेट बनाया जा रहा है और हमारे लोग टारगेट होते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे लोग उभरते हुए नजर आते हैं उनको दलाल चमचों में बदला जाता है। ये बात हमको याद रखनी होगी। उनको दलाल चमचों में बदला जाता है, एक्सीडेंटली नेता पैदा किए जाते हैं, आंदोलन के अंदर डाइवर्शन पैदा किया जाता है, आपको भुलाया जाता है, आपको भूल-भुलैया में बताया जाता है, आपका नेता ये नहीं है वो है, आपका नेता ये नहीं है वो है, आपको ऐसा बताया जाता है और हम अपने नेता को पहचान नहीं सकते। आज इस बाबा साहब के जाने के बाद कितने साल हो गए? 50 सालों से ज्यादा का समय हो गया। आजादी को 70 साल हो गए, लेकिन हम अपना नेता पहचानने में अभी भी नाकाम है। अगर ये किसी की कामयाबी है तो ये मनुवादी व्यवस्था की कामयाबी है कि वो तुमको तुम्हारा नेता नहीं पहचानने देती। मनुवादी व्यवस्था की कामयाबी है कि तुम अपने नेता के पीछे खड़े नहीं हो सकते। साथियों, अपने नेता को पहचानने की ताकत अपने अंदर निर्माण करो। वो कब निर्माण होगी? जब आप इस सामाजिक आंदोलन में सकुशलता से भाग लोगे, जब इस सामाजिक आंदोलन को समझने की कोशिश करोगे। साथियों, ये आज का जो दौर है ये बड़ा ही खतरनाक दौर है। ये जिस दौर में हम जी रहे हैं ये ब्लैकआउट होने वाला समय है, कहीं नजर नहीं आओगे, ऐसा दौर चल रहा है। और ऐसे दौर में हमारी एजुकेशन सिस्टम खतरे में है, पढ़ाई लिखाई हमारी खतरे में है। जिस पढ़ाई लिखाई के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने अपनी जान की बाजी लगाई, जिन सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने हमारे एजुकेशन के लिए अपना घर बार छोड़ा, अपने हक अधिकार। भाई बाप के घर पर किसका हक रहता है? आज तो लड़का लड़की दोनों का रहता है, बेटा बेटी दोनों का, लेकिन पहला हक जो है, अगर मनुवादी व्यवस्था की बात सुने तो पहला हक बेटे का होता है। और बेटे ने बाप का घर छोड़ा, अपने हक का घर किसके लिए छोड़ा? आपके हक के लिए, आपके बच्चों के लिए। साथ ही ये जो एजुकेशन, शिक्षा का जो हमको अधिकार मिला वो भी आंदोलन की देन है। वोट का जो अधिकार मिला वो भी आंदोलन की देन है। पानी का जो अधिकार, पानी पीने का जो अधिकार मिला वो भी आंदोलन की देन है। मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पर तमाम लोगों से, भाई तुमको तुम्हारे हक अधिकार मिलना चाहिए करके तुमने कितने आंदोलन छेड़े? तुमने नहीं छेड़े तो क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने? बताओ, क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने कोई आंदोलन छेड़ा? क्या उन्होंने कोई आंदोलन चलाया कि भाई तुम्हारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, तुम्हारे बच्चों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, तुम्हारे बच्चों को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिलना चाहिए? क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने आंदोलन छेड़ा? नहीं छेड़ा। तुमने छेड़ा? नहीं छेड़ा। हमारे बच्चे भी करेंगे क्या? पता नहीं। क्यों? क्योंकि हम अगर असामाजिक रहेंगे, बच्चे असामाजिक हो जाएंगे। अगर हम सामाजिक आंदोलन का भाग बनते हैं तो हमारे बच्चों को इस बात की समझ रहेगी, हमारे बच्चे इस बात को समझ पाएंगे कि भाई यहाँ हमको जो मिला है वो मुफ्त में मिला, लेकिन किसी ने इसके लिए संपूर्ण जीवन कुर्बान किया है। ये बात हमको हमेशा याद रखनी होगी। साथियों, आज जयंती के मौके पर मैं सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का एहसान ही आपको याद नहीं दिलाना चाहती थी, मैं चाहती थी कि हमें अपना कर्तव्य भी हमको याद रहना चाहिए। क्योंकि संक्रमण काल चल रहा है, यहाँ पर आंदोलन करने के लिए, आंदोलन में काम करने के लिए लोगों की जरूरत है। हमारे लोगों को लगता है कि जब हम आंदोलन की बात करते तो ये तो बेरोजगार लोगों का काम है, ये तो जिनको काम धंधे नहीं है उनका काम है। ऐसा नहीं है। आज समय की नजाकत को समझो, समय की जरूरत को समझो और इस आंदोलन में आप अपना हिस्सा दो। अगर आप ऐसा करते हो तो साथियों, आने वाले भविष्य में आप भी कहीं ना कहीं लड़ने वाले लोगों में शामिल रहोगे। नहीं तो कायरों में आपका नाम आएगा, नहीं तो कायरों में आपका नाम आएगा। क्या आप चाहते हो कि इतिहास के अंदर जब कभी इतिहास लिखा जाए तो आपका नाम कायरों में आए? ऐसा चाहते हो? आप नहीं चाहते, क्योंकि हम कौम ही लड़ने वाली कौम है और इसीलिए हमारा नाम कायरों में नहीं, लड़ने वालों में आना चाहिए। लड़ने के बाद साथियों, सभी लोग तो यहाँ पर जीने के लिए पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं, मर जाते हैं, लेकिन मरना उसी का जिसका जमाना करे अफसोस, वरना यूं ही चले आते हैं सब जीने के लिए।
साथियों यूं ही चले नहीं आए हैं हम। अगर हम इस कौम में पैदा हुए तो हमें हमारा यह फर्ज है कि हम आने वाले समय में अपने बाल बच्चों के लिए उसका स्वाभिमान, उसका आत्मसम्मान, उसका मान सम्मान, उसके हक अधिकार को सुरक्षित कर सके। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हो तो आपका जो जीवन है वो सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। इतना ही कहती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत।